सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए आप। तो बच्चों आज की इस वीडियो में, जी हाँ, आज की इस वीडियो में पहली बात आप लोग कॉन्ग्रेचुलेसन देना चाहता हूँ कि आप लोग 9th क्लास में आ चुके हैं। अब जब आ चुके हैं तो आप लोग को चीज़ें कुछ कठिन लग सकती हैं, पर नहीं, ऐसा आपको नहीं लगना है। चीज़ें सिर्फ एक लेवल और आगे बढ़ी हैं। और बात करते हैं हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में अब आप लोग को बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेगी। देखिए, अब तक की जो हिस्ट्री थी वो हम लोग पढ़ रहे थे इंडिया के बारे में, पर अब हम लोग पढ़ेंगे फॉरेन कंट्री के बारे में, देश विदेश के बारे में भी अब हम लोग पढ़ेंगे। चलिए तो उसे शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो यहाँ पे होता क्या है, पहले जो हमारा पहला पेज है यहाँ पे हमें ग्लिम्स दी गई है, यानी कि आप लोग कह सकते हैं कि एक नजरिया दिया गया है कि उस समय का इन्वायरमेंट कैसा था। यहाँ पे बात करी गई है 14 जुलाई 1789 की। उस समय जो सिटी थी पेरिस की, उस समय पूरा मतलब कि एक तरह से वहाँ पे अलार्म था। वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल कर रहे थे। अब इन सभी का क्या कारण है ये हम इस चैप्टर में देखेंगे। और यहाँ के जो लोग थे वो काफ़ी गुस्से में नज़र आते हैं। वो जो वहाँ का फोर्ट है, एक किला है, उसे फोर्ट बोलते हैं, जो वहाँ का फोर्ट है बेस्टाइल, उसे ये लोग डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो ये जो पूरा चैप्टर इसमें बताया गया है फ्रेंच में रिवोल्यूशन के बारे में। और ये जो चैप्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इस चैप्टर के मदद से ही हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से इंडियन की हिस्ट्री, मतलब कि इंडिया में स्वतंत्रता का भाव आया। आप लोग तो कभी न कभी जरूर सोचे होंगे कैसे लोगों के मन में आया कि क्यों ना हम लोग स्वतंत्र हुआ जाए। तो पहले यही शुरुआत होती है और ये माना जाता है कि यही बेस है, यानी फ्रेंच ही बेस है किसका, फ्रेंच रिवोल्यूशन अगर नहीं होता तो शायद आज भी सभी देश गुलामी में होते। खैर ये सब हमारी मान्यताएं हैं काफ़ी लोगों की। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर का ये हमें इंट्रोडक्शन है, तो मैं आप लोग बता देता हूँ यहाँ पे होता क्या है। देखिए, यहाँ पे ये लोग अपने राइट के लिए वार करते हैं, अपने राइट के लिए रिवोल्यूशन करते हैं। तो किस किस तरह से रिवोल्यूशन करते हैं वो सब हम आज के इसी चैप्टर में देखने वाले हैं। और इसके साथ साथ ये जो चैप्टर है इसमें हमें ये भी बताया गया है कि इस प्रकार से मोनार्ची रूल को डिस्ट्रॉय किया जाता है और कॉन्स्टिट्यूशन नाम के टर्म को, किस टर्म को, कॉन्स्टिट्यूशन नाम के टर्म को इंट्रोड्यूस किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब वही हमारा संविधान, जिसमें हमें अलग अलग टाइप के राइट दिए जाते हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए और आप लोगों के सिलेबस के लिए। यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब तक हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था, जी हाँ, अब तक हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था। अब हम लोग देखेंगे किसके बारे में, फ्रेंच रिवोल्यूशन किस वजह से होता है। देखिए 1774 में लुई 16 नाम का एक जो किंग होता है। देखिए, मैं आप लोग को जो जो बातें बता रहा हूँ आप लोग उसे कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए। मान लीजिए मैंने बताया कि इन 1774 लुई 16 नाम का एक किंग एक्सटेंड हुआ, तो आप लोग वीडियो को तुरंत पॉज कीजिए और उसे लिख लीजिए। ठीक ऐसे चलिए, ठीक, तब ऐसे और अच्छे समझ में आएगा। क्लियर? स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो जो लुई 16 था वो 1774 में अब मतलब कि वहाँ पे रूल करने के लिए आता है। जब वो रूल करने के लिए आता है तो उसे ये दिखता है कि वहाँ का जितना भी ट्रेजर है, जितना भी खजाना है उस राज्य का, वो पूरी तरह से क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। यानी कि उस स्टेट में अब खजाना नहीं रहा। खजाना नहीं रहा तो क्या हुआ, वहाँ के लोगों को, मतलब राजा को जीने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी और वो उस तरह की ज़िंदगी नहीं जी पाएगा जैसा वो पहले जी लेता। तो इसका क्या रिजल्ट हुआ, उसे टैक्स बढ़ाना पड़ा। अब टैक्स बढ़ाना पड़ा तो इससे सबसे ज़्यादा नुकसान किसे हुआ, पीजेंट्स को हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जो पीजेंट्स थे वो 90% रहते थे पूरी पॉपुलेशन में से। अब देखिए, जो टैक्स पे करना था वो सिर्फ थर्ड स्टेट लोगों को पे करना था। मतलब कि वहाँ की जो सोसाइटी थी वो कितने पार्ट में डिवाइड थी, 3 पार्ट में डिवाइड थी। एक बार आप लोग भी इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। वहाँ की सोसाइटी 3 पार्ट में डिवाइड थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। जो फर्स्ट स्टेट के लोग आते थे वो आते थे क्लर्जी, वो राज दरबार वाले थे। और जो दूसरे आते थे नोबेल्टी, वो राजा के जो क्लोज वाले थे, मतलब आप लोग कह सकते हैं राजा के रिश्तेदार या फिर कुछ भी आप लोग कह सकते हैं, मतलब जो राजा के काफ़ी ज़्यादा क्लोज रहने वाले थे। थर्ड स्टेट में आते थे, यहाँ पे आप लोग दिया रखा है, बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल, लायर्स, पीजेंट्स, आर्टिशियन, स्मॉल पीजेंट, लैंडलेस लेबर एंड सर्वेंट्स। तो ये इन्हीं लोगों को सिर्फ क्या करना था, टैक्स पे करना था और किसी को टैक्स पे नहीं करना था। और यहाँ पे टैक्स जो था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया था। अब इससे क्या हुआ, इससे कुछ सब कुछ तो ठीक ठाक चल रहा था, पर जब 5 मिलियन पॉपुलेशन यहाँ की इंक्रीज़ हुई तो उससे ब्रेड की डिमांड इंक्रीज़ हुई। और इनकी डिमांड जब नहीं सक्सेसफुल, मतलब कि पूरी हुई, तब इन्होंने क्या करना शुरू किया, तब इन्होंने यहाँ पे विरोध करना शुरू किया। किसने? इन सभी लोगों ने। अब क्यों विरोध करना शुरू किया ये हम लोग देखेंगे अगले
आने वाले समय में। ठीक, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल ही फ्री होता है, इसमें आपका कोई भी कॉस्ट नहीं लगने वाला है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लियर। अब बात करते हैं कि मिडिल क्लास का क्या योगदान था इसमें, किसमें, इसमें फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। देखिए जो मिडिल क्लास थी, अब जाहिर सी बात है वो ना तो ज़्यादा अमीर होगी ना ज़्यादा गरीब, पर वो एजुकेटेड थी। क्या थी? एजुकेटेड थी। और ये अच्छी तरह जानती थी कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। ये बहुत अच्छी तरह जानती थी कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसलिए ये इनके पास ज़्यादा आइडियाज़ थे कि किस प्रकार से मतलब टैक्स को कम किया जाए। यदि हम लोग विरोध करेंगे तब उसका कम हो सकता है। मतलब जो पढ़े लिखे हैं उनके पास ज़्यादा नॉलेज है इनकी कंपैरिजन में। इसलिए मिडिल क्लास का भी कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं। तो अब तक हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन का इंट्रोडक्शन देख लिया, हमने ये देख लिया कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का कारण क्या है, अब मतलब यहाँ पे इन्वायरमेंट कैसा है। अब हम लोग देखेंगे कि क्या कारण था कि रिवोल्यूशन हुआ। देखिए यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे जब वो लुई 16 रहते हैं, वो टैक्स बढ़ाने की डिमांड को लेकर के तीनों स्टेट वाले लोगों को बुलाते हैं, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट। जब वो तीनों स्टेट लोगों को बुलाते हैं, वीडियो को पॉज करके लिखते लिखते चलिए, ध्यान रहे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 स्टेट लोगों को बुलाया, तीनों को, तो आप लोग लिख लीजिए और इस चैप्टर को एक बार अपने से पढ़ेंगे तो आपको परफेक्ट तरीके से समझ में आ जाएगा। क्लियर। देखिए तब यहाँ पे होता क्या है, जब ये तीनों स्टेट वाले लोगों को बुलाते हैं तो यहाँ पे तीनों आते भी हैं और सभी तरफ से, मतलब कि 300 आते हैं फर्स्ट स्टेट से, 300 आते हैं सेकेंड से, 600 आते हैं थर्ड से। तो यहाँ पे थर्ड स्टेट वालों की क्या डिमांड रहती है कि आप 1 पर्सन 1 वोट कीजिए, पर जो यहाँ पे राजा रहता है वहाँ के, यानी जो लुई 16 रहता है, वो इसे खारिज कर देता है। यानी कि वो कहता है 1 स्टेट 1 वोट होगा। ध्यान से सुनिए, मैंने क्या बोला, मैंने बोला 1 स्टेट 1 वोट। ये डिमांड कर रहा था राजा, जबकि वहाँ की प्रजा कह रही थी नहीं, 1 पीपल 1 वोट। और 600 नंबर में थे थर्ड स्टेट वाले और फर्स्ट और सेकेंड स्टेट वाले, दोनों मिला के 600 थे। तो इससे कहीं ना कहीं यदि 1 पर्सन 1 वोट होता तो इस थर्ड स्टेट वालों का फ़ायदा होता, और अगर 1 स्टेट 1 वोट होता तो फर्स्ट एंड सेकेंड का फ़ायदा होता। तो राजा ने जब इनकी डिमांड को नहीं पूरी की, तब लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गए और इसका विरोध करना शुरू कर दिए। और जहां आदमी लोग विरोध कर ही रहे थे, मेन विरोध कर ही रहे थे, वहीं पे वीमेन भी एक की रोल प्ले कर रही थी इसका विरोध करने में। और काफ़ी सारे अफवाह ये फैली कि अब जल्द ही पूरी क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर देंगे वो लोग। और इसी सूचना को, मतलब कि जब अफवाहें फैलने लगी, अब भाई आप लोग जानते हैं अफवाह को फैलते और आग को फैलते ज़्यादा देर नहीं लगती, तो अफवाह बहुत ही तेज़ फैलने लगी और इसी वजह से वहाँ के जो लोग थे वो काफ़ी घबरा गए और उल्टा सीधा एक्शन लेने लगे। और अंत में राजा को अपनी पावर गिराने का, मतलब कि कंडीशन आ गई और उसे मतलब जो लुई 16 था, उससे अपनी पावर छोड़नी पड़ी। सब कुछ समझ में आ रहा है ना? बहुत ही ध्यान से सुनते चलिए, बहुत ही मस्त कहानी है। तो उसके बाद क्या हुआ, लिखते भी चलिए वीडियो को पॉज कर करके। तो उसके बाद क्या हुआ, ध्यान से, 1791 में नेशनल असेंबली बनी, जो कि इलेक्ट हुई थी एक्टिव सिटीजन के द्वारा। कब बनी थी? 1791 में। अब जो नेशनल असेंबली थी, उन्होंने अपना ही एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने अपने अपने फंडामेंटल राइट्स लिखे। अब वहाँ पे वोटिंग राइट के लिए 2 कैटेगरी आई। एक आई एक्टिव सिटीजन, नोट कर लीजिए। दूसरी आई पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन वो होते थे जो लोग 25 साल से ज़्यादा के उम्र के होते थे और आदमी होते थे और टैक्स पे करते थे। क्या कंडीशन थी एक्टिव सिटीजन के लिए? यानी कि यदि आपको वोट देना है तो आपको एक्टिव सिटीजन रहना जरूरी है। एक्टिव सिटीजन के लिए क्या? पहली बात, आपकी उम्र होनी चाहिए 25 साल। दूसरी बात, आप मेन होने चाहिए, यानी कि आदमी होने चाहिए। तीसरी बात ये कि आपके पास कोई प्रॉपर्टी रहनी चाहिए जिसका आप टैक्स पे कर सकें। क्लियर? तो इतने लोग ही खाली वोट दे सकते थे। कौन? खाली एक्टिव सिटीजन्स जो थे वो वोट दे सकते थे, जबकि वीमेंस को कोई भी वोटिंग राइट नहीं था। तो यहाँ तक क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। अब आप लोगों के लिए इतनी मेहनत, इतनी एनर्जी से पढ़ा रहा हूँ, बिना आपका कोई टाइम बर्बाद किए, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।
तो अब तक हमने क्या पढ़ लिया? अब तक हमने पढ़ लिया है फ्रांस के बारे में। फ्रांस का इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ पे क्यों रिवॉल्यूशन हुआ, वहाँ पे रिवॉल्यूशन का आउटकम क्या था। अब हम लोग पढ़ेंगे कि फ्रांस किस तरह से अब क्या बनता है, एक मोनार्ची से रिपब्लिक बनता है। देखिए यहाँ पे होता क्या है, पहले मैं बता देता हूँ मोनार्ची मतलब क्या होता है। मोनार्ची मतलब होता है कि एक ऐसा जगह जहाँ पे राजा शासन करता है। राज्य भी कई प्रकार के होते हैं। अब जैसे कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, यहाँ पे इलेक्टेड पीपल मतलब रूल करते हैं। पर मोनार्ची में एक फिक्स्ड राजा क्या करता है, रूल करता है, और उसी के हाथों में सारी पावर होती है। क्लियर, ये पता चला। अब नोट करते चल रहा है ना। हाँ, आप लोग एक कॉपी ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए, और मैं आप लोग जो जो लिखवा रहा हूँ आप लोग उसे नोट करते करते चलिए, सीरियल वाइज नोट करते चलिए। जैसे कि मैंने बताया कि मोनार्ची मतलब ये होता है, तो आप लोग लिख लीजिए मोनार्ची इज इक्वल टू, उसका मतलब आप लोग लिख लीजिए। वीडियो को पॉज करके देखिए बहुत ही ध्यान से। तो यहाँ पे होता क्या है, जो लुई 16 रहता है, फिर इसके बाद जब लुई 16 की पावर थोड़ी कम हो जाती है, इसके बाद यहाँ पे रूल किसका आ जाता है, जैकोबिन गवर्नमेंट का। मतलब कि यहाँ पे ढेर सारे क्लब्स फॉर्म होने लगते हैं जो कि इस पे रूल करेंगे। तो जैकोबिन जो था वो सबसे सक्सेसफुल था। इसके लीडर का नाम याद रख लीजिए, और ये भी लिख लीजिएगा, जैकोबिन लीडर का नाम था यम रॉबेस्पियर। अब इनके बारे में बहुत ही ध्यान से अब देखिए। अब यहाँ पे हुआ कि फ्रांस अब डेवलप कर रहा था। अब जब फ्रांस डेवलप कर रहा था तो इससे कई लोगों को जलन होने लगी। अब जलन तो होगी ही। अब जलन जब होने लगी तो वो लोग इस पे वार करने की सोचे। अब जहाँ यहाँ के मेन वार कर रहे थे, वहीं पे यहाँ की वीमेन उन्हें कहीं ना कहीं खाने को मदद कर रही थी, और अंदर घर का काम काज संभाल रही थी, जैसे कि खेती बाड़ी। मतलब कि देश को अंदर से कौन संभाल रहा था, वीमेन, और बाहर से कौन संभाल रहा था, मेन। तो एक तरह से मेन और वीमेन दोनों का यहाँ पे एक की रोल था इसके दौरान, वार के दौरान। इसके बाद जब वार और ख़त्म हो गया तो उससे यहाँ की इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा गिर गई, और यहाँ के जो लोग थे, ये भूखमरी की एक भावना यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं वो उत्पन्न होकर यहाँ पे आ जाती है। तो उसके बाद यहाँ के लोग 1792 में, लिख लीजिए, यहाँ के लोग 1792 में फिर से एक बार रिवोल्यूशन करते हैं, और तब से राइट टू वोट हो जाता है 21+, यानी जिसकी भी उम्र 21 साल से ज़्यादा की है, अब वो वोट दे सकता है। कब, 1792 में जो रिवोल्यूशन हुआ तब से। क्लियर, लिख लीजिए इसे भी, वीडियो पॉज करके तब देखिए। अब इसके बाद क्या होता है, जो जैकबिन थे वो उनका एक अपना अलग ही ड्रेस था, जैसा कि आप लोग इस फिगर में देख ही सकते हैं। तो इनका एक अपना अलग ही ड्रेस होता था। अब ऐसा होने के बाद जब राइट टू वोट सभी 21+ जितने भी आदमी थे उन लोगों को मिलने लगा, तो इसके बाद इन लोगों को काफ़ी संतुष्टि महसूस हुई। लेकिन यहाँ के जो लीडर थे, यानी जो जैकोबिन के लीडर थे, वो बहुत ही ज़्यादा क्रूर थे। यानी कि जो 1793 से 1794 का पीरियड था, इस पीरियड को हम लोग कहते हैं रीजन ऑफ टेरर। लिख लीजिए, 1793 से 1794 के पीरियड को हम लोग कहते हैं रीजन ऑफ टेरर। अब ये इसलिए क्योंकि जो रॉबेस्पियर थे, जो लीडर थे किसके, जैकोबिन क्लब के, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि अत्याचार इन लोगों पे करने लगे। मतलब कि जो इनके रूल को फॉलो नहीं करता था, जो इनकी बातों को नहीं मानता था, जो इनके खिलाफ विरोध करता था, उसे गिल्टाइन एक मशीन होती है, उसी के द्वारा इसे क्या कर देते थे, मरवा देते थे। ऐसे होती है ना, यहाँ पे चढ़ा देते हैं बलि के लिए, और यहाँ पे एक रहता है, इसे गिरा देते हैं तो इसकी मुंडी कट जाती है, वही वाली मशीन है। तो इसीलिए यहाँ पे जो यहाँ जो गिल्टाइन होता है, तो इन्हें खुद को, तो रॉबेस्पियर कितने ज़्यादा क्रूर थे आप लोग पता चल ही गया। तो बाद में रॉबेस्पियर को खुद कोर्ट ने आदेश देकर गिल्टाइन करवा दिया। यानी कि जो सभी को गिल्टाइन से मरवाता था, उसकी खुद की मौत भी हुई गिल्टाइन से। कोर्ट इन्हें आदेश देती है तब इनकी मौत होती है। समझ में आया? हाँ, अब बात करते हैं लिबर्टी की डिफिनेशन के बारे में। लिबर्टी की डिफिनेशन कई लोगों ने दी, पर सबसे जो परफेक्ट मानी जाती है वो ये कि, लिखिए, लिबर्टी इज हैप्पीनेस, रीजन, इक्वलिटी एंड जस्टिस। तो इसे हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं, लिबर्टी। अब बात करते हैं डिक्टेरी रूल। तब जब ये इनकी गवर्नमेंट गिरी, जब जैकोबिन की गवर्नमेंट कमज़ोर हो गई, क्योंकि यहाँ पे कोई अच्छा रूलर नहीं था, तब यहाँ पे नेपोलियन ने इस पे एक्सटेंड किया। उसके बारे में हम लोग अगले 2-3 टॉपिक्स के बाद देखेंगे। तो यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये बिल्कुल ही फ्री होता है। बहुत मेहनत लगी है, बहुत एनर्जी के साथ मैं पढ़ाता हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
तो अब तक हमने जितना कुछ भी देखा है सब कुछ हमने मेन के बारे में सॉरी मेन के बारे में देखा था। मेन किस प्रकार कठिनाइयाँ को सहते हैं, मेन वहाँ पे वार करके अपनी राइट तो पाए जाते हैं। पर क्या यहाँ पे वीमेन को भी राइट टू वोट मिलता है? जी हाँ, बिल्कुल मिलता है। नोट कर लीजिए, वीमेन को राइट टू वोट मिलता है 1946 में। कॉपी और पेन लिए है ना? हाँ, तो कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए। जैसे ही मैं आप लोगों को लिखवाता हूँ कि मान लीजिए कि वीमेन को राइट टू वोट मिला 1946 में, तुरंत वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए 1946 में वीमेन को राइट टू वोट मिला। क्लियर? तो इस तरह से आप लोग को चलना है। देखिए, तो होता क्या है कि 2 साल के स्ट्रगल के बाद वीमेन के अंदर भी मतलब कि जब वीमेन के अंदर ये भावना जागी थी कि हाँ नहीं, हमें भी सभी इक्वल राइट मिलना चाहिए, क्योंकि जो हम लोग कर सकते हैं वो मेन भी कर सकते हैं, जो हम लोग कर सकते हैं वो मेन भी कर सकते हैं, इसीलिए हमें भी इक्वल राइट मिलना चाहिए, ऐसा वीमेन का मानना था। तो काफ़ी सारे वहाँ पे ग्रुप्स फॉर्म हुए, जैसे कि जैकोबिन क्लब फॉर्म हुआ था वहाँ पे। तो उसी प्रकार से वीमेंस के लिए भी ग्रुप फॉर्म हुआ, जैसे कि रिपब्लिकन वीमेन एंड द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी। तो 60 वीमेंस का ग्रुप जो था वो फॉर्म हुआ था, जैसे कि बहुत सारे क्लब्स फॉर्म हुए, पर पॉपुलर कौन हुआ? जैकोबिन। उसी प्रकार से बहुत सारे ग्रुप्स फॉर्म हुए, पर पॉपुलर कौन हुआ? सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी और रिपब्लिकन वीमेन। क्लियर? तो इसके बाद क्या होता है, तब यहाँ पे वीमेन भी क्या करना शुरू कर देती हैं? रिवोल्यूशन करना शुरू कर देती हैं, और उन्हें 2 साल के स्ट्रगल के बाद राइट टू वोट फाइनली मिल ही जाता है। और इसके बाद जो वीमेंस थी वो ये कहती थी कि हमें भी सब कुछ मिलना चाहिए, और वो ये कहती थी कि वीमेंस इज बॉर्न फ्री एंड रिमेन इक्वल टू मेन इन राइट। जितनी राइट वीमेन को मिल रही उतनी राइट वीमेन को भी मिलनी चाहिए। और उसके साथ साथ वो लोग ये भी कहती थी कि ऑल सोवर्निटी रिसाइड टू इन नेशन विच इज नथिंग बट यूनियन ऑफ वुमेन एंड मैन। यानी कि जितने भी नेशन तब फॉर्म होता है जब वुमेन और मैन दोनों लोग कंबाइन करके उसे ढांचते हैं। मतलब कि ये साँचा यदि कोई नेशन का दे रहा है तो इसमें वीमेन और मेन दोनों लोगों का बराबर हाथ होता है, इसीलिए राइट भी दोनों लोगों को बराबर होने चाहिए। और आप लोगों को बता दूं कि सफेग्रे मोमेंट आप लोग याद रख लीजिए, अगले चैप्टर में काम देगा। ये वो मोमेंट था जो औरतों को यानी कि वीमेंस को राइट टू वोट दिलाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता था। तो ये सब चीज़ें नोट करते चलिए। यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल को बहुत एनर्जी के साथ पढ़ाता हूँ। आज मेरा गला खराब था तो भी मैंने पढ़ा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब तक हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं। अब तक हमने फ्रांस के बारे में लगभग पूरी जानकारी ले ली है, पर बहुत जानकारी अभी भी बाकी है। देखिए, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी क्या होता है पहले मैं ये बता देता हूँ। देखिए, मान लीजिए ये कोई क्या है, कंट्री है, और ये कोई दूसरी कंट्री है। मान लीजिए ये इंडिया, ये है श्रीलंका। अब मान लीजिए इंडिया में काफ़ी ज़्यादा लेबर्स हैं, श्रीलंका में लेबरों की कमी है। तो श्रीलंका के जो तानाशाह रहेंगे, या फिर आप लोग समझ सकते हैं कि जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन नहीं, बहुत बड़े बड़े अमीर आदमी जो रहेंगे, वो कहेंगे भाई मुझे काम कराना है, मुझे कुछ लेबरों की ज़रूरत है। तो इंडिया में जो कुछ ऐसे आदमी रहेंगे जो कि जिन्हें आप लोग देशद्रोह कह सकते हैं, वो लोग किसी हट्टे कट्टे आदमी को ढूंढ लेंगे और इन्हें बता देंगे हाँ भाई यहाँ पे एक बहुत हट्टा कट्टा आदमी है। तो ये लोग इसे उठा के यहाँ पे लेके आ जाते हैं अपनी कंट्री में काम कराने के लिए। वैसे ये होता तो पर यहाँ पे बताया गया यूरोप के बारे में। तो इस तरह का जो कार्य होता है इसे कहते हैं स्लेवरी। मतलब कि स्लेवरी मतलब किसी एक देश से दूसरे देश में उठा लाना, किस पर्पज़ के लिए, किसी पार्टिकुलर पर्पज़ के लिए, जैसे कि प्लांटेशन हुआ। तो ये लोग यहाँ पे ट्रेंगुलर पर्पज़ फॉलो करते थे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक कंट्री है, एक यहाँ पे कंट्री, एक यहाँ पे कंट्री। अब मान लीजिए इस कंट्री के पास ज़्यादा लेबर है, इस कंट्री के पास कम लेबर है, ये कंट्री है सप्लायर। तो ये कंट्री इससे पूछेगी कि तुम्हारे पास लेबर है, तो ये कहेगी नहीं, तो ये यहाँ से बुला लेगी, ये यहाँ से इसे दे देगी। तो इस तरह का लेबरों का जो सप्लाई होता था, वर्करों का जो सप्लाई होता था, स्लेवरी का जो सप्लाई होता था, उसी को हम लोग कहते हैं स्लेवरी। तो ये नुकसान क्यों है भाई? जाहिर सी बात है, अब यदि किसी ह्यूमन को इलीगली यदि आप लोग उठा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं अन्याय तो है ही। अब यदि आप लोग मान लीजिए कोई भी यदि मैन है, अब यदि हम लोग उसे उसकी जगह से उठा के ज़बरदस्ती यहाँ पे उठा लाएं और ज़बरदस्ती काम करवाएं, तो ये ह्यूमैनिटी के प्रति कितना बड़ा पाप है, ठीक, गुनाह है ये। तो इसीलिए ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमें कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो ये मतलब कि जो जब आए थे ये
नेपोलियन जब आए तब ये इसे फिर से लागू करा दिए थे। क्यों लागू करा दिए थे? और जो नेशनल असेंबली जो थी, मतलब कि यहाँ पे जितने भी लोग थे, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जितने भी लोग थे नेशनल असेंबली वो लोग लगभग अमीर ही थे। क्यों? क्योंकि भाई नेशनल असेंबली तो उन्हीं लोगों ने इलेक्ट की जो 25 साल से ऊपर थे और जो अमीर थे। तो इस वजह से क्या हुआ? इस वजह से अमीर लोगों को काम कराने के लिए वर्कर तो चाहिए ही। अब जब वर्कर चाहिए तो इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि स्लेवरी को हम लोग एबॉलिश कर दें। तो हम लोग इसे एबॉलिश कैसे करें? तो इस यहाँ पे होता क्या है कि एक बार स्लेवरी पहले ही एबॉलिश हो जाती है, फिर से ये लोग इंट्रोड्यूस कर देते हैं, फिर से फाइनली 1848 में स्लेवरी पूरी तरह से क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। और उसके बाद स्लेवरी जो कोई भी कराता है उसे पूरी तरह से क्या माना जाता है? एक तरह से वहाँ का आप लोग कह सकते हैं कि वहाँ के रूल के खिलाफ था। ठीक, तो ये बेसिकली होता कहाँ था? ये होता था बर्दिक्स और नैंतीस में होता था। बेसिकली ये दो जगह पे होता था। क्लियर? सो मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा ये वीडियो। यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगी। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपने लास्ट टॉपिक के बारे में, द रिवोल्यूशन एंड द एवरीडे लाइफ। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तैयार हो जाइए, मतलब आप लोग अपनी कॉपी और पेन लिए है ना? हाँ, तो जल्दी से अपनी कॉपी और पेन से नोट करते चलिएगा, मैं आप लोग जो जो बताऊंगा। देखिए यहाँ पे होता क्या है कि अब जो रिवोल्यूशन हो ही रहा था, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, बाहर कौन लड़ रहा था? मेन लड़ रहे थे, और अंदर ही अंदर देश की इकोनॉमी और देश का खर्चा बाड़ी, मतलब कि जो घर का खाना था, खेत बाड़ी का काम था, वो कौन संभाल रही थी? वीमेन संभाल रही थी। और बाहर जो देश में वार हो रहा था वो कौन संभाल रहा था? वो संभाल रहे थे मेन संभाल रहे थे, ताकि वो किसी ऐसे रूलर के अंदर ना आ जाए जो कि इनके बहुत नुकसान पहुंचा दे। फिर भी किसी तरह से ये लोग नेपोलियन के रूल के अंदर आ जाते हैं, नेपोलियन की चपेट में आ जाते हैं। अब जो नेपोलियन था वो काफ़ी क्रूर राजा था, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा क्रूअल था, वो बहुत ही ज़्यादा अत्याचारी था, और कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल भी रहा पूरे यूरोप के लिए। क्यों? क्योंकि उसने पूरे यूरोप को इकट्ठा करने में बहुत मदद की। पहले पूरा यूरोप इस छोटे छोटे स्टेट में डिवाइड था, पर जब ये उन यूरोप को कब्जा कर लिया तो उन्हें एक कर दिया। अब एक से क्या हुआ? हम लोग जानते हैं कि यदि यूनिटी में क्या होती है? पावर होती है, तो एकता में बल होता है। तो जब वो कंट्री एक हो जाएगी यूरोप, तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। तो इसी वजह से जो नेपोलियन था उसने दोनों काम किए। उसने क्या किया? उसने फ्रांस को यानी कि पूरे यूरोप में फ़ायदा भी दिलाया और नुकसान भी दिलाया। अब हम लोगों को बताया गया है कि 1804 में वो एक्सटेंड करता है और लगभग पूरे यूरोप को कंकर कर लेता है, मतलब लगभग पूरे यूरोप में अपना वो कब्जा जमा लेता है। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? और 1815 में उसे वाटरलू में क्या कर दिया जाता है? डिफीट कर दिया जाता है। तो इसे भी नोट कर लीजिए, कब उसे डिफीट किया जाता है? 1815 में उसे डिफीट कर दिया जाता है। और ये प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरफ से बहुत ही ज़्यादा सख्त था। कौन? नेपोलियन। तो इस तरह से यदि हम लोग देखें, अब हम लोग पूरे चैप्टर को एक बार समराइज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो फ्रांस पहले कहाँ था? वहाँ पे अच्छा खासा रूल नहीं था, वहाँ के जो राजा था वो इतना ज़्यादा अत्याचार करता था, पर फ्रांस के लोगों ने विरोध के जरिए विरोध कर करके कितनी बड़ी अचीवमेंट पा ली। यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा रूल आ गया। अब जब आप लोग 10th में जाएंगी तब आप लोग इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे कि किस तरह से सभी लोग कंबाइन होते हैं। और आप लोग को 10th में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मिलेगी कि वहाँ पे होता क्या है कि सभी चीज़ें सबसे पहले फ्रांस में ही होती हैं, मतलब कि जितनी भी चीज़ें आती हैं वो पहले फ्रांस में ही आती हैं। क्यों? क्योंकि फ्रांस तब बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड हो जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले फ्रीडम इसी को मिलती है। तो इस तरह से जो पूरा फ्रांस के बारे में हमने पढ़ लिया है हिस्ट्री में। अब यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं आप लोग बता देना चाहता हूँ हमारे चैनल पर ऐसे और भी कई सारे वीडियोज़ हैं, तो फटाफट से उन्हें जाइए चेक कीजिए। मैं बहुत ही कम समय में आपको सब कुछ प्रोवाइड कराता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे चैनल पे विजिट करना ना भूलें। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं।